हेलो एवरीबॉडी। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करूँगा और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा सिलेबस, जीएस पेपर 1 की सिलेबस। तो अभी मैं ये नोटिस कर रहा था कि जीएस 1 के सिलेबस और जो क्वेश्चन है वो दोनों कितना मैच करता है। तो ये देखने के बाद मुझे काफ़ी कंफर्टेबल और रिलैक्सेशन मिला कि बिल्कुल पूछे गए सवाल एक एक सवाल एग्जैक्ट उसी तरह से है जिस तरह के सिलेबस है। सिलेबस से हट के कोई चीज़ नहीं है। बस अगर कैंडिडेट अगर कीवर्ड पकड़ ले सिलेबस के और उसके ऊपर मेहनत करे तो टारगेट को बहुत आसानी से रीच कर सकते हैं, अपने एनर्जी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो देखिए 2013 के ये पेपर है जीएस 1 के। तो इस वीडियो में हम 5 साल के पेपर देख लेंगे और ये अंदाज़ लगाएंगे कि जैसे कि 12 पॉइंट है जीएस पेपर 1 में, 1 से लेकर के 12 पॉइंट है, यानी कि सिलेबस के 12 पॉइंट है कीवर्ड। तो क्या ये 12 पॉइंट में से कौन कौन पॉइंट पर क्वेश्चन बनता है और कौन पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 5 साल का ट्रेंड क्या रहा, क्वेश्चन किस पॉइंट पर ज़्यादा बनते आए हैं। ठीक है, ट्रेंड देख लेंगे, सिलेबस से मैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस पढ़ के बताता हूँ। देखिए सिलेबस क्या है। अगर आप जीएस पेपर 1 मेंस के टॉपिक नंबर 1 पढ़िएगा तो उसमें वहाँ लिखा हुआ है कि इंडियन कल्चर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट, जो हर एस्पेक्ट को छुएगा जो आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है, ऑफ आर्ट फॉर्म, कलाकृतियों से जो भी संबंधित है, लिटरेचर साहित्य से, आर्किटेक्चर यानी कि बनावटी उस वक्त के ढांचों से, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स यानी कि भारत के इतिहास के कल्चर के हिस्से से आपको कवर करेगा। आर्ट फॉर्म से क्वेश्चन पूछेगा, लिटरेचर से पूछेगा, आर्किटेक्चर से पूछेगा। तो भारत के संस्कृति और संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी आर्ट फॉर्म, संस्कृति से जुड़ी हुई जितने भी लिटरेचर, संस्कृति से जुड़ी हुई जितने भी आर्किटेक्चर, ठीक है, इमारतें, तो ये आपको पूछेगा प्राचीन से लेकर के मॉडर्न तक। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। अब जीएस 1 के ये पहला पॉइंट से मैं ये देखूंगा कि ट्रेंड क्या रहा। ठीक है, मतलब देखिए एक पॉइंट को यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इसका ट्रेंड क्या रहा। 2013 के पेपर से अगर आप देखिए तो इस एस्पेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन, though not very useful from the point of view of a connected political history of South India, the Sangam literature portray the social and economic condition of its time with remarkable vividness. Comment 200 वर्ड में। देखिए जैसा मैंने अभी पढ़ा कि आपसे पूछा जाएगा साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, ठीक है, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। तो ये सवाल आपका कहाँ से है? ये सवाल आपका एंशिएंट के लास्ट और मॉडर्न के एंशिएंट से ही माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल आपका कि दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। मतलब सीधा सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल है। ठीक है, मतलब अगर आप ये कवर कर लेते हैं भारत के कल्चर का, ये जो बात जो बोल रहे हैं यहाँ पर, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और इसके सारे एस्पेक्ट, आर्ट फॉर्म के सारे एस्पेक्ट, तो ये चीज़ आपको क्या करेगा। देखिए 3 कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि भारत के संस्कृति में हमको क्या पढ़ने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। पहला चीज़ हमको पढ़ने के लिए कह रहा है कि आर्ट फॉर्म, कलाकृतियाँ, ठीक है। दूसरा चीज़ हमें लिटरेचर, उसके प्राचीन से लेकर के मध्य तक उसके लिटरेचर को खंगालना।
तीसरा चीज़ हमें कह रहा है आर्किटेक्चर, इमारतें, तो इसके बारे में पूरे डिटेल्स जानना। और देखिए आप सवाल पे गौर कीजिए तो सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। यहाँ पर दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य, देखिए लिटरेचर से सवाल है, दक्षिण भारत के संगम साहित्य के बारे में उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, आज जरा आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट पर, यानी कि जो पॉइंट अभी हमने बात किया इसी पॉइंट पर फिर क्वेश्चन है कि आरंभिक भारतीय शिलालेखों में अंकित तांडव नृत्य की विवेचना कीजिए, ठीक है। अब तांडव नृत्य, ये नृत्य है, ये क्या है, ये भी एक क्या है ना, आर्ट फॉर्म है, ठीक है। नृत्य भी एक आर्ट फॉर्म है। तो ये बिल्कुल अगर आप एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक पढ़िएगा तो ये एस्पेक्ट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट आप टॉपिक को पकड़िए और उस टॉपिक के ऊपर ही काम कीजिए। बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे हम भटक जाते हैं और हम पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो ये आप इसको ढूंढिए, ठीक है, और इसको 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ठीक है। कहाँ से, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक। तो 2 सवाल आपके एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट 2013 के पेपर में ये मिला है हमको। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा इसके दूसरा टॉपिक पर आते हैं। देखिए आप देखिए इसके दूसरा टॉपिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर आइए, ठीक है। अब सिलेबस का दूसरा टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, भारत के आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास में ये सवाल आपको कर रहा है फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट पर्सनालिटीज इशूज। सवाल क्या पूछ रहा है, कीवर्ड क्या है सिलेबस में, कि 18वीं शताब्दी से लेकर के, ठीक है, अब तक के इतिहास को आपको को रिलेटेड कर देना है, ठीक है। और देखिए 18वीं शताब्दी से लेकर के अब तक इतिहास को आपको अच्छे से समझ लेना है। और इसमें आपको करंट इवेंट भी कह रहा है, सिग्निफिकेंट इवेंट, जैसे कि इस दौरान में जितने भी सिग्निफिकेंट इवेंट है, घटनाएं घटित हो रही है, उसको उसी से कॉन्टेक्ट, उसे रिलेटेड कर देना है। और पर्सनालिटीज़ इशूज़ जो 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक जो पर्सनालिटी उस वक्त के पर्सनालिटी है और अभी इशू खड़ा करते हैं, कई सारे इशूज़ करंट में बन जाता है। तो इससे आपसे सवाल पूछेगा 18वीं शताब्दी से लेकर के अब तक, और उसमें करंट का पोर्शन है और पर्सनालिटी इशू, ठीक है। तो ये आपसे सवाल पूछ रहा है, बहुत एकदम दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से कि 18वीं, दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है, 12 पॉइंट इसके अंदर है जीएस पेपर 1 में। दूसरा पॉइंट में ये पूछ रहा है कि 18वीं शताब्दी से लेकर के अब तक की इतिहास और उसका पर्सनालिटी इशूज़ क्या है, ठीक है। चूँकि इतिहास में बहुत सारी पर्सनालिटी है, बड़े बड़े पर्सनालिटी है, अकबर एक पर्सनालिटी है, टीपू एक पर्सनालिटी है कि नहीं। तो ये जो पर्सनालिटी इशू है, तो इसके बारे में आपको जो करंट इवेंट से है उसको अच्छे से समझना है। तो देखिए अब देखते हैं इस टॉपिक पर कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा इस टॉपिक पर। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगा कि ये हो गया दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक भी आप देख लीजिए, चूँकि दूसरा टॉपिक से ही मिलता जुलता तीसरा भी है, ठीक है। आप इसको लू फोल्ड कहिए या फिर कैंडिडेट के लिए, मतलब हम गौर नहीं करते, अगर गौर करेंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती है। देखिए अब 18वीं शताब्दी से लेकर के अब तक के इतिहास पढ़िएगा और जस्ट नीचे आप देखिएगा तीसरा कीवर्ड जो है, तीसरा टॉपिक क्या है सिलेबस का, कि द फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के आज़ादी के लिए जद्दोजहद वेरियस स्टेज में कैसा रहा, ठीक है। अब जब से कांग्रेस बना, ठीक है, 1885 में, तो वहाँ से हम मानते हैं कि हमारा न्यू आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन हाँ, वहीं से आप देखिए 1885 से जब से कांग्रेस बना, और फिर उस वक्त से लेकर के 1947 तक वेरियस स्टेजेस रहे, उतार चढ़ाव। तो यहाँ तक आपको देखना है इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर कौन कौन भागीदार सुनिश्चित कर पाए कि लोगों ने ज़्यादा बढ़ चढ़ करके कंट्रीब्यूट किया। तो कंट्रीब्यूशन आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग देश से किन किन फ्रीडम फाइटर बन करके उभरे और किन किन लोगों ने आज़ादी में काम किया। तो देखिएगा अब ऊपर वाले ही टॉपिक 18वीं से लेकर के अब तक के इतिहास अगर आप पढ़िएगा उसी में ही ये कवर हो रहा है, मतलब कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो दूसरा टॉपिक का ही अगर आप पकड़ करके जो आप 18वीं से लेकर के आप पढ़ लेते हो मॉडर्न तक, यानी कि अभी के पोस्ट इंडिपेंडेंस तक,
छोड़िए पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं, आप आज़ादी तक खाली पढ़ लीजिए ना, तो आप पर्सनालिटी इशूज़ भी उसमें आ जाएगा। और यहाँ पर जो फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं कि 1885 से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल माना जाएगा, कांग्रेस जब पार्टी का गठन हुआ, उससे पहले भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन वहाँ से अब स्टेज बाय स्टेज चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, बाय स्टेज, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दूसरा टॉपिक तीसरा टॉपिक से रिलेटेड है और ये कवर कर रहा है, ठीक है। आप इसको जाके देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ तो हो सकता है आप लोगों में से किसी को समझ में ना आ रहा हो कि सिलेबस क्या है। देखो आप सबसे पहले ना सिलेबस खोलो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। आप सिलेबस खोलो और उसको सामने रखो और फिर क्वेश्चन मैच करो, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा, एक चीज़ और देखना, ये तीसरा टॉपिक हो गया। अब चौथा में आ जाओ, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। इसको हम छोड़ देते हैं, चौथा वाला छोड़ते हैं। दूसरा तीसरा टॉपिक पर देखिए सवाल कितना बन रहा है, ठीक है। 3 नंबर का सवाल, आयु, लिंग तथा धर्म के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय महिलाएं भारत के स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी बनी रही। देखिए एकदम डायरेक्ट हिट कर रहा है इस टॉपिक को, फ्रीडम स्ट्रगल इस वेरियस स्टेज एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर, इससे हिट कर रहा है। तो ये टॉपिक में आप ये चीज़ पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर इस तीसरे टॉपिक में सॉल्व हो रहा है। चौथा पूछ रहा, अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। देखिए कंट्रीब्यूटर में ही आ रहा है ना, ये सवाल भी आपका हल हो रहा है। और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का मतलब वही एकदम हिट कर रहा है। तीसरा टॉपिक आप जो मैंने कहा कि फ्रीडम स्ट्रगल और उसके वेरियस स्टेज और वेरियस कंट्रीब्यूटर, तो इनके बारे में आपको बताना है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग पार्ट, दुनिया के देश के हमारे अलग अलग पार्ट से जो कंट्रीब्यूट किया हमारे स्वतंत्रता में। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, अनेक प्रकार से, देखिए 2 क्वेश्चन हो गया इसमें, मतलब पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 से 2 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 से हमने देखा तो 2 क्वेश्चन था, अब पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, यानी कि हमारे सिलेबस का पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3, तो इससे 2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में क्या है, अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। देखिए फिर ये भी वही क्वेश्चन है, तो ये आप तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए, सॉरी मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूँ। तो 5वां क्वेश्चन है, अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, ठीक है। अब डलहौजी के बारे में कह रहा है कि डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। अब ये क्वेश्चन आप देखिए कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका आ रहा है 18वीं शताब्दी से लेकर के 50 तक, ठीक है, 1950 तक। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कवर हो रहा है, यानी कि दूसरा तीसरा टॉपिक से, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर 5 तक हो गया। अब मैं यहाँ पर से क्या है ना कि टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैंने 3 तक बताया था आपको, अब चौथा टॉपिक में आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। आप सब्जेक्ट देखिएगा, चौथा टॉपिक पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, ठीक है, कि आज़ादी के बाद देश का पुनर्गठन होना और फिर से एकजुट होना, एक सूत्रबद्ध करना, ये टॉपिक है, ठीक है। अब इस टॉपिक पर देखिए एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि विदेशियों ने भारत में आचार्य विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान आंदोलन से उद्देश्यों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए, उनकी सफलता का आकलन कीजिए। एकदम सीधा यही टॉपिक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का पुनर्गठन, देश का निर्माण और देश के एक सूत्रबद्ध करने का कार्य। मैं विनोबा भावे के ऊपर ही सवाल पूछ लिया। अगर यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेकर के अब तक यानी कि 2020 में हम लोग हैं, तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि आज़ादी के बाद फिर क्या इशूज़ रहे और उस इशूज़ को हल करने के लिए कौन से कैरेक्टर ने अच्छी भूमिका निभाई। तो यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप देख सकते हो आज़ादी के बाद में विनोबा भावे पर सवाल पूछा। अब देखिए दूसरा साल में देखेंगे तो दूसरा कैरेक्टर पर सवाल पूछेगा। ये हो गया, मैंने मतलब एक क्वेश्चन से आप एकदम सीधा पॉइंट नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बना दिया। अब देखिए जय जवान जय किसान का नारा ये कौन दिया था, ये बात सवाल अब कर रहा है, सॉरी ये इस पर समालोचनात्मक लेख लिखने के लिए कह रहा है। आप जानते होंगे किसने दिया और कब दिया, ठीक है। ये हमारे 1965 की बात है, ठीक है। तो देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल है, यानी कि 2 क्वेश्चन, मतलब 4 का जो पॉइंट है केवल एक छोटा सा पॉइंट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड द रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, कि आज़ादी के बाद देश का कैसे निर्माण किया गया, उसको गठन मजबूत बनाया गया। तो ये सवाल जो है आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पर डील कर रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है GS1 में। अब देख लीजिएगा कि स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के उपरांत मौलाना आज़ाद, तो ये भी जो है आपका फ्रीडम स्ट्रगल और वेरियस स्टेज और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर और कंट्रीब्यूशन से आपका सवाल पूछा है, ठीक है। तो देखिए कैसे हिट कर रहा है, मतलब ये यहाँ से यही कली टॉपिक देख लीजिए 18 से शताब्दी से लेकर के 50 तक,
यहाँ से अब तक मैं देख रहा हूँ 3 क्वेश्चन आ गया, और पोस्ट इंडिपेंडेंस से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गया, एक आचार्य विनोबा भावे पर और एक जय जवान जय किसान के ऊपर। यानी कि यहाँ पर 4 नंबर का टॉपिक पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। अब देखिएगा 8वां में अब्दुल कलाम आज़ाद के पास से संबंध से क्वेश्चन पूछा। और 9वां उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए कि समझौता हुआ, समझौते की विवेचना कीजिए। अब ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस से सवाल है, ठीक है, डायरेक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस सवाल है। तो तीसरा सवाल हो गया, देखिए आप एकदम सिलेबस अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। तो देखिए तीसरा सवाल हो गया। अब देखिए 10वां में आ जाइए। अब उन परिस्थितियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए जिनके कारण बांग्लादेश का जो है निर्माण हो गया, बांग्लादेश का। अब ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, आज़ादी के बाद का, हमारे देश की आज़ादी के बाद। ये तो आप आसानी से जो है इसको पढ़ेंगे। तो देखिए 4 क्वेश्चन हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर 4 क्वेश्चन हो गया। अब 11वां क्वेश्चन देखिए कि विलम्ब से होने वाली जापानी। अब देखिए अब मैं चेंज कर रहा हूँ, टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। 4 क्वेश्चन मैंने देख लिया कि दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा पोस्ट इंडिपेंडेंस तक हम पहुँचे। अब 5वां टॉपिक की वर्ड आप देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया का इतिहास। अब विल इंक्लूड इसमें शामिल होगा 18वीं शताब्दी से, मतलब दुनिया के इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री 18वीं शताब्दी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दुनिया की इतिहास को हम 18वीं शताब्दी से स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट, इसमें हम पढ़ेंगे ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, औद्योगिक क्रांति। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, 5वां टॉपिक में जो बोल रहे थे हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें शामिल होगा 18वीं शताब्दी से लेकर के रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बारे में वर्ल्ड के बारे में रीड्रॉल नेशनल बाउंड्री की, देश का टूटना और अलग अलग देश का गठन होना, इसका बनेंगे। कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन मतलब उपनिवेशवाद, और उपनिवेशवाद के ऊपर प्रहार। फिर फिलोसफी, लोग आए, आज़ादी दिया, भाईचारे और जो है तय करने लगे। कम्युनिज्म फिर आ गया, है कि नहीं, मार्क्स फिर आ गया कम्युनिज्म लेकर के। फिर कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद अमेरिका से शुरू हुआ। सोशलिज्म, फिर समाजवाद भी एक आया, रसिया में जो डेवलप हुआ। तो देयर रिफॉर्म एंड इफेक्ट द सोसाइटी। अब देखिए ये सारे एस्पेक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री के एस्पेक्ट, ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट कहाँ के, वर्ल्ड हिस्ट्री के। अब देखिए इस एस्पेक्ट पर किसने पूछा है, देखिए इस लेवल वाले टॉपिक हम देख चुके हैं। अब इस एस्पेक्ट पर कितने सवाल पूछे गए। तो देखिए जापानी क्रांति के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है, कि विलम्ब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे कारक भी थे जो पश्चिमी देशों के अनुभव से बिल्कुल भिन्न थे। जापानी औद्योगिक क्रांति लेट से हुआ, जो कि पश्चिमी औद्योगिक क्रांति से भिन्न था। एकदम एग्जैक्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग सवाल है, टॉपिक से ज़रा सा भी हट करके सवाल नहीं पूछ रहा है यूपीएससी, और हम भटकते रहते हैं, ठीक है। कोचिंग के और इंस्टीट्यूट के और बड़े बड़े जो है किताबों के, मोटी मोटी किताबों के पीछे भागते रहते हैं। हम अगर टू द पॉइंट अगर काम करेंगे ना, तो बहुत कम एनर्जी खर्चा करके टारगेट को हिट कर देंगे। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में आप देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह रहा है पढ़ने के लिए 18वीं शताब्दी से, वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ने के लिए कह रहा है, नेशनल बाउंड्री जो देश टूटता गया, निर्माण हुआ कोलोनाइजेशन के बाद, वो पढ़ना है। फिर पॉलिटिकल फिलोसफी आया, लोगों के अंदर चेंजेज आया, कम्युनिज्म आया, कैपिटलिज्म आया, सोशलिज्म आया, फिर उसके बाद एक सुधार आया समाज के अंदर। तो इस सब के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है। तो ये मैं आपका देखिए सवाल पहला ही जापान के बारे में हो गया, औद्योगिक क्रांति। 12वां सवाल है यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं द्वारा अफ्रीका को कृत्रिम रूप से, देखिए ये सवाल मैं बता रहा हूँ कि यही पोर्शन से सवाल है, 5वां टॉपिक, सिलेबस के 5वें टॉपिक से ये सवाल है, ठीक है, एकदम जरा से भी हटा नहीं है ये। आप फिर 13वां सवाल यहाँ पर देखिए अमेरिकी क्रांति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, और वाणिज्यवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह, देखिए ये सवाल भी यहाँ से हिट कर रहा है। 5वां टॉपिक जो हमारा है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड इवेंट, 18वीं शताब्दी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार, रीडवाल नेशनल बाउंड्री, रिकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। तो यहाँ से सवाल पूछा अमेरिकी क्रांति, आर्थिक महामंदी, ये भी वहीं आपको मिल रहा है। भारत, अब देखिए ये हो गया, मतलब आप समझिएगा बात, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा। वर्ल्ड हिस्ट्री से सीधा जुड़ा हुआ सवाल 5 को पूछा। और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर बोलेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 18वीं शताब्दी से लेकर के जो स्टार्ट होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना, वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ना, रीडवाल नेशनल बाउंड्रीज टूटना, कॉलोनाइजेशन के बाद जो देश का जो टूटना हुआ, फिर जुड़ना हुआ, संगठन बना, फिलोसफीज आए, कम्युनिज्म आया, कैपिटलिज्म आया, सोशलिज्म। तो ये सब के बारे में पढ़ना। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो पूरा साल लग जाएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना। मुझे 4 क्वेश्चन यहाँ से देखिए आपको आ रहा है, तो यहाँ से हमको ये देखो ट्रेंड, ऐसा नहीं है हम तो एक पेपर देख करके बोल रहे हैं, हम ट्रेंड देखेंगे
कि अगला साल में कितना आया, ठीक है, वो भी ट्रेंड देखेंगे। तो इसमें तो हमने ये देखा कि 4 क्वेश्चन यहाँ पर आया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 15वां टॉपिक में हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अब हमारे देश के ऊपर है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हमारे देश की विशेषताएं और हमारे देश की विविधताएं के बारे में सवाल है, टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस पर सीधा सवाल है, भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया, विवेचना कीजिए। एकदम डाइवर्सिटी के ऊपर सवाल है। देखिए हमारी डाइवर्सिटी है और इसमें क्या है, आबादी भी ज़्यादा हमारे देश के अंदर, तो शहरीकरण प्रक्रिया ने विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया। एकदम डाइवर्सिटी के ऊपर सवाल है, इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये करंट इशू से आपको जो है इसको टेक्निक लगा करके आप सवाल का हल कर सकते हैं, ठीक है। ये 15वां सवाल। अब हम टॉपिक चेंज करें, एक ही देख रहे हैं। देखिए डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में एक ही चीज़ हम देख रहे हैं। अब 7 टॉपिक में आ जाते हैं। रोल ऑफ वुमेन्स एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, महिलाओं का योगदान और महिलाओं के संगठन का योगदान, ठीक है। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, जनसंख्या और इससे जुड़ी हुई जितने भी समस्याएं हैं, गरीबी की समस्याएं, विकास की समस्याएं, शहरीकरण की समस्याएं, प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज, और समस्याएं है क्या और इसका उपचार क्या है, ठीक है। ये 7वां टॉपिक है। अब देखिए एकदम सीधा महिला के ऊपर सवाल पूछ दिया, यहाँ 7वां टॉपिक और यहाँ 16वां सवाल महिलाओं के ऊपर, कि महिलाएं संगठनों को लिंग भेद से मुक्त करने के लिए पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए, ये आपको से पूछ रहा है। अब यहाँ सवाल है रोल ऑफ वुमेन्स, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज़, पॉवर्टीज, डेवलपमेंट इशूज़, ऑर्गेनाइजेशन और उसके प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। एकदम सीधा टॉपिक से सवाल है। ये क्वेश्चन था 16वां क्वेश्चन। अब 17वां क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल वो इसी से सवाल है। भारत में वृद्ध जनसमूह वैश्वीकरण के प्रभाव को समालोचनात्मक जो है परीक्षण कीजिए। 17वां सवाल। अब 17वां सवाल के लिए मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो वुमेन्स के ऊपर सवाल हो गया। अब 17वां टॉपिक में देखिए टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। आप सिलेबस खोलिए, मैं आपको कह रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत मिस्टीरियस हो जाएगा। अगर आप एक एक पॉइंट पर मेरी बातों पर गौर करेंगे तो ये बहुत वीडियो आपके लिए ये वरदान बन जाएगा। ये वीडियो में बहुत मेहनत लगा रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। भारत के समाज के ऊपर शहरीकरण का वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा दुनिया में। 1990 से वैश्वीकरण आ गया, तो भारतीय समाज के ऊपर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या हुआ। तो ये सीधा सवाल पूछ रहा है कि वृद्ध जनसमूह वैश्वीकरण के प्रभाव का। देखिए एकदम एक टॉपिक है, एकदम एक्चुअल क्वेश्चन एकदम। फिर है प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना प्रत्येक राज्य की प्रमुख कारण है। मतलब हर कोई क्षेत्र को, देखिए अब सवाल नहीं समझाऊंगा, छोड़ो। मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से आ रहा है। देखिए अब तो हम देख लें यहाँ इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ने सोच रहे। अब देखिए 9वां टॉपिक में आ जाइए, सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है, सामाजिक सशक्तिकरण, कम्युनलिज्म, ठीक है, साम्राज्यवाद, रीजनलिज्म, ठीक है, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना। देखिए हम सीधा क्षेत्रवाद पर सवाल है कि नहीं। प्रादेशिकता मतलब क्षेत्रवाद, यही तो है, वही तो है रीजनलिज्म। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में पढ़िए, ग्रोइंग फीलिंग रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद का बढ़ावा। और यहाँ क्षेत्रवाद का जो है आपका बिल्कुल एकदम यहाँ टॉपिक देखिए और फिर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। मतलब जरा सा भी टॉपिक से यूपीएससी नहीं हटता है, एकदम टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अगला हम देखेंगे, ऐसा नहीं आप सोचेगा कि एक पेपर उठा के बता रहे हैं। 13 है ये, 14 भी देखेंगे, 15 भी देखेंगे, 16 भी देखेंगे, 17 भी देखेंगे, 18 भी देखेंगे, 19 भी देखेंगे। पूरा ट्रेंड समझेंगे कि ट्रेंड क्या है, टॉपिक से वाकई कितना कहाँ से सवाल बन रहा है और हमको क्या पढ़ना चाहिए। और फिर मैं आपको मटेरियल भी बताऊंगा, मटेरियल क्या है, कौन मटेरियल से ये सब जो है कवर करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो आप कमेंट में पूछना, मैं वहाँ पर जवाब दूंगा। ये चीज़ हो गया। अब देखिए प्रादेशिकता यहाँ पर टॉपिक हिट किया। अब यहाँ पर ज्योग्राफी से सवाल आना शुरू हो जाएगा। ये हो गया हमारी ये हो गया 9वां टॉपिक तो हो गया, एम्पावरमेंट और कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, 9वां टॉपिक। अब यहाँ पर 9 से लेकर के यहाँ पर 3 टॉपिक है कि जो कि ज्योग्राफी के ऊपर, यानी ज्योग्राफी के सवाल कम है। देखिए यहाँ पर साइलेंट फीचर ऑफ है कि नहीं, दुनिया में भौतिक ज्योग्राफी विशेषताएं आपको जाए। तो देखिए यही पूछ रहा है, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से क्या समझते हैं। इसके वर्ल्ड जो साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फीचर भौतिक भूगोल से यहाँ पर ये हिट कर रहा है। यहाँ पर ये 19वां सवाल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए हाँ भाई, भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आया चक्रवात, तो ये भी साइलेंट फीचर है फिजिकल ज्योग्राफी के, ठीक है। नहीं ये थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, देखिए टॉपिक थोड़ा सा मिला लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, की नेचुरल रिसोर्स का बंटवारा, जो कि प्राकृतिक संसाधन है, इसका बंटवारा। वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया, दक्षिण एशिया से लेकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है।
और उसके उद्योग पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया, भारत भी। 11वां टॉपिक है, ठीक है। अब 12वां टॉपिक में यहाँ पर देख लीजिएगा, 12वां टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। इंपॉर्टेंट जोग्राफियाज फिनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, जोग्राफिकल फीचर, लोकेलेशन एंड देयर लोकेशन, उसके स्थान, चेंजेज इन द क्रिटिकल जोग्राफीज, कैप्स एंड इन द फ्लोरा एंड फौना एंड द इफेक्ट ऑफ द सच चेंजेज, ये सब का फिर प्रभाव क्या हो रहा है। तो देखिए एकदम अब सवाल एग्जैक्ट है। संसार के शहरी निवास, यहाँ पर भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आया चक्रवात, तो ये सीधा यहाँ पर आप देख सकते हो 3 टॉपिक है, मतलब इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। 3 टॉपिक है और यहाँ पर 5 सवाल है, ठीक है। एकदम शहरी के निवास स्थानों में ताप द्वारा बनने के कारण बताइए। मौसम विज्ञान में तापमान व्युत्क्रम की घटना से आप क्या समझते हैं, सीधा यहाँ से पूछ रहा है। देखिए 11वां टॉपिक आप देखिएगा, 11वां टॉपिक आप पढ़िए। नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया इंक्लूड सब कॉन्टिनेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो यहाँ से इंक्लूडिंग है, ठीक है। साइक्लोन, जोग्राफिया फीचर्स, ये सब है। उत्तरी गोलार्ध में मुख्य भूमि मरुभूमि तो 20 से 30 डिग्री, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये सीधा एकदम है। इंपॉर्टेंट जोग्राफिया फिनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन एक्टिविटी, फिर देखिए यहाँ पर लोकेलेशन, जोग्राफीज, आइस कैप के ऊपर यहाँ पर कीवर्ड है, यहाँ सवाल है। फिर 22वां पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की समस्याएं क्या है, क्यों ज़्यादा होती है, तो यहीं पर 12वां टॉपिक, मतलब 3 टॉपिक आप देखिएगा। आप ये टॉपिक देखिएगा 10, 11, 12, ये 3 टॉपिक में आपको जीवाश्म ईंधन की बढ़ती हुई तो रिसोर्सेज से सवाल है। यहीं पर आपको देखिएगा रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहा है। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी टेरिटरी सेक्टर में जो उद्योग है उसके रिसोर्सेज किस देश में कितना है, किस देश को कितना गेन है। 25वां सवाल कि भारत में देश की 25 वर्ष की आवश्यकता पूर्ति के लिए शिला, तेल और गैस का पर्याप्त भंडार, तथापि कार्य सूची में संपत्ति का तो क्या रिसोर्सेज, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज। तो बहुत इजी है सवाल, अगर देखिएगा तो पढ़ने के बाद आपको इजी लगेगा। बार बार इसको अगर हम पढ़ लेंगे, 10, 15, 20 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से सवाल का जवाब दे सकेंगे। बस इतना समझ ले कि हमको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, इसके बारे में भी मैं लगता है बात कर लूँ तो बेहतर होगा। चलिए एक ही वीडियो में बात कर लेता हूँ। तो क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए कल्चर की अगर हम बात करें, जिसमें कि हमने देखा कि 2 सवाल था, तो नितिन सिंघानिया की किताब खरीदिएगा, ठीक है, और टिक कीजिएगा यहाँ पर कि आपको इंडियन कल्चर 18वीं शताब्दी से लेकर के 2020 तक, ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेज है, क्या क्या चीज़ें आई गई, क्या क्या चीज़ें जो है ऐड हुआ, क्या चीज़ें उसमें फीचर्स क्या सामने है, क्या बैक में है। आप नितिन सिंघानिया की किताब आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ लीजिए, 10-15 बार पढ़ लीजिए, तो ये आपके कल्चर के सारे मसला को हल कर देगा। अब दूसरा पिक्चर हमने देखा था 18वीं शताब्दी से लेकर के हमारे आज़ादी तक की बात कर रहे थे। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री वाट मिडिल 8th सेंचुरीज अंटिल द प्रेजेंट, ठीक है। ये एक दूसरा को हम तीसरा से भी ऐड कर देते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल और कंट्रीब्यूटर और कंट्रीब्यूशन, इसको भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या पढ़िएगा, देखिए आप इसमें पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत बेहतरीन रहेगा बिपिन चंद्रा का, या फिर जो स्पेक्ट्रम, राजीव अहीर IPS ऑफिसर, इनका किताब आप पढ़ लीजिए। तो 18वीं शताब्दी से लेकर के आज़ादी तक पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ ये पढ़ लीजिए, मैं समझ रहा हूँ आप NCERT पढ़े हुए हैं, तब मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। NCERT तो कंपलसरी है, 6 से 12 तक हिस्ट्री के NCERT पढ़ ही लेना है, मैं उसके बाद ये बता रहा हूँ। फिर इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये पूरा कवर कर लीजिए, ठीक है, ये 6 से 12 तक। अब फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप जो है एक किताब खरीद लीजिए और टिक कीजिए कि आपको कहाँ क्या क्या पढ़ना है। उसमें आपको पढ़ना है 18वीं शताब्दी से लेकर के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ना है, वर्ल्ड वार पढ़ना है, रीड वाल बॉर्डरिंग, कोलोनाइजेशन के बाद का स्थिति पढ़ना है, पॉलिटिकल फिलोसफी जो भाई कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, देखो पूरा किताब पढ़ लेना पहले। फिर उसके बाद 2-4-5 बार पढ़ने के बाद ये सब इशू को हाईलाइटेड करना, इसके बारे में पूरे डिटेल्स जाना, रिसर्च करना और उसको समझना अच्छे से, ठीक है। अब ज्योग्राफी के बारे में हम बात करते हैं। ज्योग्राफी में NCERT 6 से 12 पढ़ लेना, कोई दूसरा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमने देखा 5 सवाल ज्योग्राफी से पूछा गया, और ये सवाल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 6 से 12 तक में आपका हल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका कंटेंट। अब इसमें करंट अफेयर के लिए क्या करोगे, PIB को आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इससे आप टॉपिक को रिलेटेड करना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टॉपिक से रिलेटेड करना। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इसमें आप इस वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ें रिपोर्ट आएगी उसके बारे में खोलना, पढ़ना। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, इसके चीज़ों पर जो ये रिलीज करेगी उसके ऊपर नज़र रखना। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो इसके ऊपर भी जो है नज़र बनाए रखना। तो ये कंटेंट के साथ, ये टॉपिक के साथ क्वेश्चन को हम एनालिसिस किए और हमें पता चला
कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर सही रास्ते पर चलेंगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो अब 2013 का हो गया, अब 2014 का पेपर का एनालिसिस हम कर लेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।